नमस्कार। शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट में मैथ के 5 प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनका अभ्यास सेट है। इसमें हमने लगभग 50 प्रश्न करवाए हैं जो कि बिल्कुल इसी तरह से पेट में पूछे जाएंगे। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने मैथ का कन्फ्यूजन दूर करें। अंत में वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह हमारे प्रेरणा का काम करता है क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। योग पूछा है आपसे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... इन्फिनिटी तक, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ याद रखिए, अभाज्य संख्याएं और विषम संख्याओं में बहुत बड़ा फ़र्क है। क्योंकि विषम संख्याएं जो होती हैं, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 3 या 5 से कट जाती हैं। यहाँ पर 9 इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं की मैंने परिभाषा क्या बताई कि वह संख्या जो किसी स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभी देखिए प्रश्न क्या पूछा है आपसे। प्रश्न पूछा है योग पूछा है आपसे। तो अभाज्य संख्याओं का योग आप निकाल सकते हैं, आसान है। कैसे निकालेंगे? तो 60 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याएं पूछा है। तो 60 के बाद कौन सी संख्या आती है? 60 तो होगी नहीं, 61 होगी। फिर इसके बाद 67 होगी। फिर इसके बाद 73 होगी। फिर इसके बाद 79 होगी। ये 60 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। 60 से 61, फिर इसके बाद 80 के बीच की संख्याएं 79। ये ऐसी संख्याएं हैं जो किसी स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर पूछा है इनका योग ज्ञात कीजिए। तो योग निकाल लीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए, हमारा मान निकल आएगा। इन सभी को जो हम जोड़ेंगे तो हमारा मान निकल के आएगा 351, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, 351 हमारा आंसर होगा। ओके, आप समझ गए होंगे अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो प्रश्न को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है A/B = C/D = 5। तो 3A + 4C/ 3B + 4D किसके बराबर होगा? यहाँ पर इसका मान निकालना है आपको। तो जिस प्रकार के प्रश्न में आपको कैसे करना है हल, तो आप यहाँ पर जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, इन सभी को भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। जो अंक दिया हुआ है तो इसकी संख्या में जब नीचे हर में कोई संख्या नहीं होती है तो 1 माना जाता है। तो ये हो जाएगा 5/1। तो यहाँ पर आसानी से हम बता सकते हैं कि A का मान क्या होगा। तो A का मान 5 होगा, B का मान 1 होगा। यहाँ पर आपसे जब पूछे कि C का मान क्या होगा तो C का मान भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि A/B = C/D ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो A का मान भी 5 है और B का मान 1 है, C का मान भी 5 है और D का मान भी 1 है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सभी मानों को उठा करके इसमें रख देना है। प्रश्न क्या दिया हुआ, 3A + 4C अपॉन दिया हुआ 3B + 4D। तो यहाँ पर A का मान रख देना है, यहाँ पर C का मान रख देना है, यहाँ पर B का मान रख देना है, यहाँ पर D का मान रख देना। जब आप मान रखेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 5 जो है आपका आंसर निकल के आएगा। ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा है, जिस लघुत्तम पूर्ण वर्ग संख्या को इतने संख्या से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, वह संख्या x है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, यदि समझ में ना आए तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा दोबारा से। x के अंकों का योग क्या है? यहाँ पर पूछा है x के अंक को, जो संख्या हमारी निकल के आएगी उसका हमें योग बताना है। तो सबसे पहले जो कह रहा है प्रश्न वही करिए आप। यहाँ पर कह रहा है लघुत्तम पूर्ण संख्या, तो यहाँ पर लघुत्तम कह रहा है
तो आप इस संख्या का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जब हम यहाँ पर इस संख्या का एलसीएम निकालेंगे 5953 इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो निकल के आएगा, गुणनखंड विधि से निकालें तो जब एलसीएम निकालेंगे तो निकल के आएगा 3 × 3 गुणा 3 × 3 गुणा 3 × 5 गुणा 7 × 7। तो यहाँ पर अब आगे प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। आगे कह रहा गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, वह संख्या है। अब यहाँ पर देखेंगे कि पूर्ण वर्ग किन किन संख्याओं से बन रही है। तो देखेंगे 3 × 3 3 × 3 7 × 7। तो इन संख्याओं से ये संख्या पूर्ण वर्ग बनाती है, लेकिन इनमें से 2 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बना रही हैं। कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो ऐसी संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग नहीं बना रही हैं, वो हमारा x का मान है। तो ये 3 × 5 जो है ऐसी संख्या है, ये जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बना रही है इस संख्या को। ओके, इसका जब हम गुणा कर देंगे तो संख्या ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। याद रखना, ये संख्या ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बना रही हैं, लेकिन जब हम इस संख्या का इसमें गुणा कर देंगे तो ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर 3 × 5 अर्थात 3 × 5 हमारी संख्या निकल के आई, x का मान निकल के आया 3 × 5 = 15। अब ये जो 15 निकल के आया, अब क्या कह रहा है, आगे प्रश्न को पढ़िए। x का मान निकल के आया है तो पूछा x के अंकों का योग। तो जो ये संख्या निकल के आई ये 15, तो इसके अंकों का योग पूछा है, तो आप योग कर देंगे। 1 + 5 इक्वल निकल के आएगा 6। जो 6 निकल के आया ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, 6 हमारा आंसर। एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई है, फिर 30% की कमी हुई है, फिर दोबारा 30% की कमी हुई है। संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई है, आपको ये बताना है। तो ये प्रश्न देखकर आपको याद आ गया होगा कि ये बट्टा का प्रश्न है। तो बट्टे के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, तो फिर से प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, तो माना संख्या 100, हम संख्या मान लेंगे माना संख्या 100। तो अब क्या कह रहा है, किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई है, तो हम करेंगे 100 × 30/100, ये हो जाएगा। अब कह रहा है फिर उसी संख्या, जो ये संख्या हमने मानी है, इसी संख्या में 30% की कमी हुई है। अब पुनः से हम क्या करेंगे, 30% की कमी, तो ये हो जाए, यहाँ पर 30% की वृद्धि है, तो ये हो जाएगा 100 × 130/100। अब क्या कह रहा है, फिर 30% की कमी हुई है, तो 100 में हम 30 को घटा के लिखेंगे, ये हो जाएगा 70/100। अब क्या कह रहा है, फिर पुनः से कह रहा है दोबारा 30% की कमी हुई है, तो फिर हम लिखेंगे 70/100। ये हम लिख लेंगे, बट्टे का प्रश्न है। अब क्या कह रहा है, संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई है। तो यहाँ पर कमी और वृद्धि कैसे पता चलेगा, जब हम प्रश्न को हल करेंगे। अब हल करेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा। अब ये 1 0 1 0, अब ये 2 0 नीचे 100 कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, ऊपर संख्या बची है 13 7 और 7, और 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। तो ऊपर संख्या क्या बची है, 13 7 91 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा 13 7 91, ये 91 × 7/10, ये संख्या बची हुई है। अब इन दोनों का गुणा कराएंगे, 10 का भाग देंगे, संख्या हमारी निकल के आएगी। जो है संख्या निकल के क्या आएगी, तो वो देख लेते हैं। संख्या निकल के आएगी हमारी, जब इन दोनों का गुणा कराएंगे 91 और 7 का, और उसमें 10 का भाग देंगे, तो संख्या निकल के आएगी 63.7, जब हम 10 का भाग देंगे 91 का गुणा कराएंगे। अब क्या कह रहा है, जो हमने संख्या मानी थी, हम यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा था, किसी संख्या में, तो हमने मानी संख्या 100, तो उसी संख्या में हमको क्या करना है, इसको घटा, ये संख्या जो निकल के आई है, इसी संख्या को हमें घटा देना है। तो अब जब घटाएंगे तो 100 - 63.7, ये हो जाएगा। तो 100 - 63.7, तो ऑब्वियसली छोटा है 100 से, तो यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि कमी निकल के आएगी। कितनी कमी निकल के आएगी, 36% की कमी निकल के आएगी।
ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 36% की कमी। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्सों को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पर तो आंसर प्लस में आया 100 में, जब हमने 63.7 घटाया तो ये आया 36%, और जो कि प्लस में आया है तो ये तो वृद्धि हुई। नहीं, आपको क्या करना है कि जो ये मान आता है इस प्रकार से जब प्रश्न आए तो आपको ये जो मैंने गलती करी ये आपको वहाँ पर गलती नहीं करनी है। यहाँ पर क्या करना है, जब गुणा करना है तो जो मान निकल के आया 63.7, तो यहाँ पर जब वृद्धि या कमी के बारे में पूछे तो जो मान निकल के उस मान में आपको 100 को घटाना है। जब आप उस मान में 100 को घटाएंगे तो जो माइनस और प्लस में उत्तर आएगा तो वो हमारी कमी या वृद्धि को दर्शाएगा। ओके, समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो कैसे आप वहाँ पर हल करेंगे। प्रश्न फिर से पढ़िए। यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या में ज्ञात करनी है। अर्थात आपको पता चल गया होगा यहाँ पर 35 संख्याओं का औसत 22 बोल रहा है और 18वीं संख्या में निकालना है। इसका अर्थ ये है कि जो 18वीं संख्या है 35 के ही नज़दीक है, 35 के ही अंदर में ये संख्या हमारी है। 35 से ही छोटी संख्या है, 18वीं ज्ञात करनी है। 35 से ऊपर तो हमें ज्ञात नहीं करना है, तो ये 17 से 35 के अंतर्गत होगा। 17 से 18वीं संख्या में कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए। अब जब ऐसे प्रश्न हो तो क्या करना है, 35 संख्याओं का औसत क्या कह रहा है 22, तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 35 गुणे 22 कर लेंगे। ठीक, अब इसका इन दोनों का जब हम गुणा कराएंगे तो मान निकल के आएगा 770, ये मान निकल के आया। अब क्या कह रहा है, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है, तो अभी 17 का गुणा 19 में करेंगे, 17 गुणे 19, 17 गुणे जब 19 करेंगे तो इसका मान निकल के आएगा 323। आगे क्या कह रहा है, अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है। अब ये 17 गुणे अब 20 कर लेंगे तो 17 दूना 34, 340 हो जाएगा। अब पूछा 18वीं संख्या, ध्यान देना है आपको, 18वीं संख्या पूछा है तो ये 35 से छोटा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 35 संख्याओं का औसत निकल के आया था इस वाले औसत में इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके घटा देना है। जब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो ये संख्या निकल के आएगी 3 4 2 6 3 3 6, 663। 663 जो संख्या निकल के आई, इस संख्या को 770 में माइनस कर देना है, 663। अब जो हमारा आंसर निकल के आएगा इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 107। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आई होप कि ये पांचों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं।